देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अस्पतालों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी गई है चिट्ठी, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बढ़ाएं और इसके साथ ही कोरोना के नियमों को सख्ती के साथ लागू भी करवाया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को उन अस्पतालों को फिर से खासतौर पर कोविड मरीजों के लिए खोलने को कहा है जिन्हें मरीजों की संख्या कम होने के बाद बंद कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से कोरोना के 80% मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस RT-PCR टेस्ट्स पर दें। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें। आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए इनटू डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज, so that decision must be taken and must be taken now. कोलकाता में टीएमसी नेता अनूप मांझी से पूछताछ हुई। टीएमसी नेता अनूप मांझी कोलकाता में सीबीआई के सामने पेश हुए, जहां उनसे कोयला घोटाला मामले में पूछताछ की गई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर उन्होंने फिर देश में बनी दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताया और लोगों से ज्यादा संख्या में ये टीका लगवाने की अपील की। भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं। बिहार के अररिया में भूसा रखने वाले एक मकान में आग लगने से 6 बच्चों की जलकर मौत हो गई। फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार का पहला लुक जारी कर दिया गया। ये लुक खुद अक्षय ने सोशल मीडिया पर जारी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू में अनुवाद किया गया। इस किताब का लोकार्पण शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल 5 अप्रैल को करेंगे। असम के कोकराझार में पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। गुरुवार को कोकराझार में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। पीएम की इसी रैली को देखते हुए वहां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और ये हथियार पकड़े। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मौजूद तंगधार से सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। संदीप बोल की रिपोर्ट है कि गर्भवती होने की वजह से महिला चल नहीं पा रही थी और पहाड़ी इलाके की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। इसी के बाद सेना के जवान उस महिला की मदद के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उस महिला को स्ट्रेचर पर लादा और फिर करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद उस महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। बताया गया कि जिस गांव में महिला फंसी हुई थी वो पाकिस्तान सीमा के पास मौजूद है। तो 8 किलोमीटर महिला को पैदल पहुंचाया गया अपने कंधों पर लादकर। देवदूत बने सेना के जवान। महिला गर्भवती थी इसलिए चल नहीं पा रही थी और एम्बुलेंस का इस गांव तक पहाड़ी इलाका होने की वजह से पहुंचना बेहद मुश्किल था। लिहाजा सेना के जवान मौके पर पहुंचे और इस महिला को अपने कंधों पर लादकर तकरीबन 8 किलोमीटर तक पैदल चले और उसके बाद एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस के जरिए फिर अस्पताल भेजा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक छोटा ट्रक हादसे का शिकार होकर कुएं में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त की है जब ट्रक बेकाबू हो गया था और सड़क से लुढ़कता हुआ पानी भरे गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद आसपास के लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे, लेकिन कुएं में पानी ज्यादा होने की वजह से किसी ने भी उसमें तैरने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद मदद के लिए वहां क्रेन मंगवाई गई और फिर उस ट्रक को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। पहले तो पंप सेट के जरिए कुएं के पानी को कम किया गया। इसके बाद धीरे धीरे उस ट्रक को ऊपर लाया गया, लेकिन गाड़ी में फंसे 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका और उन दोनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर हैं। गृहमंत्री की आज असम में 3 चुनावी रैलियां हैं, जिसमें से पहली रैली सुबह 11:30 बजे चिरांग के बिजनी में है, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं, जबकि 1 बजे अमित शाह कामरूप के हाजो में और दोपहर 2:30 बजे दिसपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज
असम में रहेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़े। कुछ दूरी पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक चली धक्का मुक्की के बाद सभी लोग पुलिस और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने उन्हें दोबारा रोक लिया। इस बात से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर तक पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की। जब हंगामा कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। एक एक कर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। हालांकि प्रदर्शन में शामिल महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार में जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर कोरोना के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में कोरोना के मामलों में पर्याप्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और न ही मरीजों को समय पर क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इन आरोपों को खारिज कर दिया और साथ ही ये दावा किया कि राज्य में रोज 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 2210 नए मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। कि हमने 35,000 का टारगेट दिया था जिस दिन हमारी बीसी हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम 40,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये बार बहुत अच्छा हमारा सैम्पलिंग और टेस्टिंग चल रही है। इवन हॉलीडेज होने के बावजूद भी हमारी 39,000 समथिंग की हमारी टेस्टिंग रही है पर डे की, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइसोलेट करने की बात है, क्वारंटाइन करने की बात है, वो सारी जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन जो हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। यूपी से राजस्थान तक कई इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल की आग की चपेट में आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में ये तैयार फसल लपटों की भेंट चढ़ गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आई। वहां आग की चपेट में आने से 50 बीघे में खड़ी गेहूं की पकी फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। सामने आई तस्वीरों में किसान बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में महीनों की उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कुछ यही हाल इटावा में नजर आया, जहां आग की चपेट में आने से गेहूं की 20 बीघा तैयार फसल जलकर राख हो गई। राजस्थान में भी आग ने किसानों को जमकर नुकसान पहुंचाया। वहां के दौसा में खलिहान में बिजली का तार टूटकर गिरने से वहां रखे गेहूं के गट्ठर आग की चपेट में आ गए। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तार टूट के नीचे गिर गया और संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई। अलवर में भी आग की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहां तेज हवाओं की वजह से भड़की आग ने खेत में खड़ी फसल के साथ खलिहान में काट कर रखी गई फसल को भी जलाकर राख कर दिया। अमेरिका के ओरेगन राज्य में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों और वामपंथी प्रदर्शनकारियों में बीच सड़क पर ऐसी महाभारत हुई कि पुलिस को 4 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। बताया गया कि राज्य की राजधानी सेलम में दक्षिणपंथी एक रैली निकाल रहे थे कि तभी उनके विरोध में वामपंथी प्रदर्शनकारी भी सड़क पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस की भरी पूरी फौज को मोर्चा संभालना पड़ा। सिर पर हेलमेट और हाथों में डंडे लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीधी चेतावनी दी। इसके बाद तो पुलिस के कदम आगे आगे और प्रदर्शनकारियों के पैर पीछे पीछे होते नजर आए। लेकिन इसी बीच वामपंथी प्रदर्शनकारी वहां से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाने लगे और तभी बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों के हत्थे एक पिकअप ट्रक चढ़ गया जिसमें अमेरिका के झंडे लगे थे। उन्होंने ट्रक पर तो हमला किया ही, उसके ड्राइवर पर भी पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इसके बाद तो आग बबूला ड्राइवर ने भी पिस्तौल निकाल ली। कहीं दिन दहाड़े गोलीबारी न शुरू हो जाए इसलिए पुलिस भी भागी भागी आई
और उसने उस आदमी को हथियार गिराने को कहा। बाद में पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके पास पिस्तौल का लाइसेंस था। राहुल गांधी आज असम में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वो सुबह 11 बजे कामरूप में और 12:15 बजे नलबाड़ी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात सरकार ने 4 शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लागू नाइट कर्फ्यू अब 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु के पलियमकुलम में सुबह करीब 11:30 बजे बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो करीब 1 बजे थेरनिलाई थेडल में और दोपहर करीब 3:30 बजे विरुदुनगर में रैली करेंगे। अगले दिन यानी 1 अप्रैल को सीएम योगी केरल जाएंगे, जहां वो 3 रोड शो और 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 28,000 मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से वहां 139 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैली करेंगी। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे हावड़ा जिले के श्यामपुर और दूसरी रैली दोपहर करीब 12:30 बजे बागनान में होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे वो दक्षिण 24 परगना जिले के मंदिर बाजार में और दोपहर करीब 3:30 बजे हुगली जिले के तारकेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी क्लास के बच्चों को पास करने पर विचार कर रही है। खबर है कि अगले 1 या 2 दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। जर्मनी के ल्यूनेन से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां 70 साल से भी ज्यादा पुराने एक पावर प्लांट को ढहा दिया गया। 1938 में बने इस पावर प्लांट को पिछले साल जून में बंद कर दिया गया था और अब इसे विस्फोट के जरिए ढहा दिया गया। 230 फीट ऊंचे इस बॉयलर को गिराने के बाद वहां कई साल से खड़ी 800 फीट ऊंची चिमनी को भी धमाका कर चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। यही हाल 350 फीट ऊंचे इस कूलिंग टावर का भी हुआ और पल भर में उसका भी नामोनिशान मिट गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। इतने पुराने इस पावर प्लांट को गिराने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। इस काम को सही तरीके से अंजाम देने के बाद वहां मौजूद सभी इंजीनियर खुशी से एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया गया। इस काम में सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ के जवानों को लगाया गया, जो खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से रास्ते पर जमी बर्फ को हटाते दिखाई दिए। जहां पर यह काम चल रहा था वहां चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी, जिसे हटाने में बीआरओ के जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुदाई करने वाली मशीनों से उसे हटाने का सिलसिला जारी रखा। सर्दियों में हुई भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद हो गया था। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने पर महानगर पालिका के कर्मचारी एक दुकान का फर्नीचर उठा ले गए। महानगर पालिका के अधिकारी वहां के एक बाजार में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दुकान में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर उन्होंने कार्रवाई की आड़ में वहां का फर्नीचर ही उठवा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें महानगर पालिका के कर्मचारी जरूरी दूरी के नियम का पालन नहीं होने पर उस दुकान में घुसे और वहां रखा फर्नीचर उठाकर अपनी गाड़ी में लादने लगे। कर्मचारियों की ये कार्रवाई देख दुकान में मौजूद लोग भी उनसे उलझ गए। वहाँ काफी देर तक बहसबाजी होती रही, लेकिन बिना किसी की परवाह किए कर्मचारी दुकान की कुर्सियां और दूसरा फर्नीचर उठाकर वहाँ से चले गए। बाद में दुकानदार ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जल्द ही उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के अंदर से जबरदस्त लपटें उठ रही थी। फैक्ट्री के अंदर फोन और रुई जैसा सामान होने की वजह से आग और तेजी से फैली। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन लपटें इतनी जोरदार थीं कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर पड़ता नहीं दिखा। हालांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वहां मौजूद ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। पंजाब में बीजेपी के एक विधायक पर हमले के विरोध में हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ।
3 दिन पहले पंजाब के मलोट में अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नागर के साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। और इस घटना के विरोध में बीजेपी हरियाणा के कई जिलों में सड़कों पर उतर आई। पंचकुला से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में गुस्साए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाते दिखाई दिए। उन्होंने वहां कांग्रेस के खिलाफ भी खूब नारे लगाए। बीजेपी ने इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और पंजाब सरकार के इस्तीफे की मांग की। जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पंचकुला के कई इलाकों में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुए। ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के कई जिलों से सामने आई। केंद्र सरकार ने दावा किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कोविशील्ड वैक्सीन को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया और यह दावा किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनी यह वैक्सीन कोरोना वायरस पर 76% तक असरदार है। साथ ही यह भी दावा किया कि देश में कहीं भी कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत नहीं मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से ये अपील भी की कि 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ऊपर वाले सभी लोग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं। बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है। आप इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात को सुनो। सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बातें चलती हैं उन पर कतई विश्वास ना करें। महाराष्ट्र के नासिक में बाजार में जाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस कमिश्नर ने एक अनोखा आदेश जारी किया। अब वहां बाजारों में एंट्री करने के लिए भी लोगों से फीस वसूली जाएगी ताकि वहां भीड़ भाड़ कम की जा सके। यहाँ आने वाले हर इंसान से 5 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जा रही है। यह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। यह मार्केट में आपको काम है उसलिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स 1 घंटे से ज्यादा बाजार में रुका तो उससे 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस नियम पर लोगों की राय भी बटी हुई नजर आई। कोरोना को काबू में लाने के लिए तो सही है, 1 घंटे में काम नहीं हो सकता। वहीं पुलिस ने बाजारों में भीड़ पर काबू पाने के लिए नए नियम को जरूरी बताया। भीड़ के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होना चाहिए ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा ना हो। सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में शोपियां और पुलवामा जिले के 55 स्कूलों के करीब 600 छात्रों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के शाहदरा में कुछ पुलिस वालों पर जलती होलिका के ऊपर पानी डालने का आरोप लगा। हालांकि शाहदरा जिले के डीसीपी ने पुलिस पर लगे इन आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि पुलिस सिर्फ कोरोना नियमों का पालन करवा रही थी। ब्रिटेन की कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशंस की सूची यानी शादी करने की शानदार जगहों में शामिल किया। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर गुजरात। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक महिला के बलात्कार की घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि पति के बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से 24 साल की महिला का बलात्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला सुरक्षा पर ममता बनर्जी से सवाल पूछ लिया। बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो, जब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? घटना तब हुई जब ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में ही डेरा डाले हुए हैं। इसलिए टीएमसी का पक्ष रखने के लिए नुसरत जहां ने मोर्चा संभाला और ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। नासिक में मार्केट के भीतर जाने के लिए पुलिस ने 5 रुपए का टोकन लेने का सिस्टम शुरू किया है। इस टोकन को लेने के बाद मार्केट में 1 घंटे की खरीदारी का समय दिया जाता है। पुलिस का दावा है कि इस नियम से मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना नियमों का पालन कराना आसान हो रहा है और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिल रही है। नासिक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक महज 5 रुपए का टोकन लगाकर अगर बाजार में भीड़ कम की जा सकती है तो ये कारगर कदम होगा। लॉकडाउन जो के बदले में ये 5 रुपए जो है वो कुछ भी कीमत नहीं है। यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा और उसके बदले में यदि लोगों ने सहकार्य किया
और 5 रुपए जो है वो शुल्क फी भर करके यदि शहर को लॉकडाउन से बचा लिया, मुझको लगेगा कि हम बहुत फायदे में, ये सौदा बहुत फायदे का था। बीजेपी के कब्जे वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी की पार्षद गुड्डी देवी केरोसिन से भरी बोतल लेकर पहुंची और खूब हंगामा किया। पार्षद गुड्डी देवी ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में सफाई कर्मियों की तैनाती नहीं की जा रही और अपनी बात मेयर तक पहुंचाने के लिए वो भरे सदन में केरोसिन से भरी बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी देने लगी। आम आदमी पार्टी की पार्षद गुड्डी देवी का ये कदम देख सदन में मौजूद बाकी पार्षद हक्के बक्के रह गए। आगे की लाइन में बैठे कुछ पार्षद तो फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए, जबकि एक आदमी गुड्डी देवी के पास पहुंचा और उनसे केरोसिन से भरी बोतल छीनने की कोशिश की, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। गुस्से से तमतमाई आम आदमी पार्टी की पार्षद ने सफाई कर्मियों की तैनाती के मुद्दे पर मेयर को खूब खरी खोटी सुनाई। अगला टारगेट कमिश्नर ऑफिस होगा, मेयर साहब आप होंगे अगर मेरे सफाई कर्मचारी एक दिन में मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि मेयर जयप्रकाश ने पार्षद के इस तरीके को गलत बताते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसका कोई असर नहीं हुआ। इसी हंगामे के बीच 2 महिला पार्षद भी उनके पास पहुंची और किसी तरह उनको शांत करवाया। कृषि सुधार कानून पर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है। 3 सदस्यों वाली इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंपी। खबर है कि कई किसान संगठनों और जानकारों से बात करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कृषि सुधार कानूनों पर निष्पक्ष राय लेने के लिए किया था, ताकि उन कानूनों की समीक्षा कर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जा सके। अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एशियाई मूल के एक आदमी के साथ मेट्रो ट्रेन में मारपीट की गई। वहां पहले से ही एशियाई मूल के लोग अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। वायरल वीडियो में अमेरिकी मूल का एक अफ्रीकी नागरिक एशियाई मूल के आदमी को बड़ी बेरहमी से पीटता दिखाई दिया। वो उस पर घूंसे और थप्पड़ बरसाता नजर आया। इस दौरान मार खा रहा आदमी भी खुद के बचाव में उससे भिड़ गया। इस वीडियो को देखने के बाद वहां के लोगों ने इस घटना की काफी निंदा की। मामला सामने आने के बाद एशियाई मूल के कुछ लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। विवाद बढ़ता देख न्यूयॉर्क की पुलिस वीडियो में दिख रहे आरोपी की तलाश में जुट गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसी मामले में 2 और जनहित याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हैं। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर हर महीने पब और बार से 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाया है और साथ ही याचिका में परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफर किए जाने को भी चुनौती दी है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी। लगातार बढ़ रहे कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। गुजरात में घनश्याम सुदानी नाम के एथलीट ने राम मंदिर के लिए 1800 किलोमीटर की दौड़ शुरू की। वो सोमनाथ से यूपी के लिए रवाना हुए, जहां वो 21 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचेंगे। हम राम जन्मभूमि अयोध्या तक जा रहे हैं दौड़ते हुए और हम हर रोज का 90 किलोमीटर कापेंगे। बताया गया कि घनश्याम सुदानी की ओर से ये दौड़ इसलिए शुरू की गई ताकि राम मंदिर बनाने में कोई रुकावट ना आए और देश में भाईचारा भी बना रहे। 1800 किलोमीटर की दौड़ है और जिसके अंदर हम 3 स्टेट कवर करेंगे, जिसमें हमारा गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में कई सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वहां के सभी सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए थे। दिल्ली के बवाना में आग से करीब 200 झुग्गियां जल गईं। इसकी वजह से कई लोगों के सिर से उनके आशियाने छिन गए। पंजाब सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से लगाई गई पाबंदियों को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यही नहीं, अब कोरोना के टीके भीड़ वाली जगहों पर भी लगाने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन लगाने वाले सेंटरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे में बने एक दफ्तर में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 12 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इस आग के लगने के बाद नुकसान काफी है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि कोई इस आग की चपेट में नहीं आया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक होटल में अचानक से आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब होटल में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटते चले गए। सिलेंडर फटने की वजह से होटल आग की भीषण लपटों में घिर गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि होटल पिछले 3 दिनों से बंद था और वहां करीब 16 सिलेंडर रखे हुए थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन
फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग कैसे लगी इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। उत्तरी सीरिया के हसाका में अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द लड़ाकों ने आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश में कार्रवाई की। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन को 5000 से ज्यादा लड़ाकों ने मिलकर अंजाम दिया। और हसाका शहर के अल-होल शरणार्थी कैंप को घेर कर वहां आईएसआईएस के आतंकियों को खोजने में जुट गए। कुर्द लड़ाके अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर वहां छानबीन शुरू कर दी। पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे इन लड़ाकों ने शरणार्थी कैंप के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हथियारों की खोज में वो वहां की जमीन तक को खोदते दिखाई दिए। यही नहीं, कैंप में रहने वाले लोगों की पहचान के लिए उनकी फोटो खींची गई, साथ ही उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आईएसआईएस के आतंकियों के मददगार भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के बेकाबू होते हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोबारा लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों के बीच खुलकर मतभेद भी निकलकर सामने आए। सबसे ज्यादा एनसीपी ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का विरोध किया और इसके बाद अब सरकार में शामिल कांग्रेस ने आम लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने पर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली। राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाने का बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी विरोध कर रही है। एमएनएस ने तो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को सरकार की नाकामियों से जोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से पूरे राज्य में लॉकडाउन करने का संकेत दे रही है, लेकिन तमाम जो विरोध हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनसे के नेता संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप देशपांडे जी, एक बार फिर से जो है जिस तरह से केसेज महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 60% केसेज आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 60% केसेज, मतलब अगर देश में बात करें तो 60% केसेज जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार की जो प्लानिंग है फिर से लॉकडाउन करने की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। लास्ट ईयर 23 मार्च को महाराष्ट्र में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद केस कम हुए क्या? अप्रैल में केस बढ़े, मई में केस बढ़े, जून में बढ़े, अगस्त में बढ़े। जब लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चालू हुई तब केसेस कम हुए। तो लॉकडाउन से केसेस कम होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। और तभी लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? क्योंकि वो टाइम हमें कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उस टाइम उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी। अभी तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो अब ये लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी। भाई जगताप जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं मुंबई में कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं, शिवसेना ये कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन किया जा सकता है क्या, और एनसीपी आपकी जो सहयोगी है वो विरोध कर रही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए? सबसे पहले ये है कि ये कोरोना के केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं। वो कोई मुंबई में ही बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश ये होगी कि लॉकडाउन ना हो, कोई मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार भी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन हम लोग इम्पोज करें, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पूरे एक साल में हम लोग बड़ी मुश्किल से उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरह नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक संत ने अपने लिए खास तरह की गाड़ी बनवा ली। बताया गया कि जूना अखाड़े से जुड़े संत श्यामगिरी ने अयोध्या के राम मंदिर जाने के लिए इस गाड़ी को बनवाया, जिसके लिए ऑल्टो कार का इस्तेमाल किया गया। इस छोटी कार में इतने बदलाव किए गए कि इसका हुलिया ही बदल गया। देखने में यह गाड़ी किसी एसयूवी जैसी लगने लगी। इस गाड़ी में भजन बजाने के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया, साथ ही तलवार और पिस्तौल के नमूने भी लगाए गए। बाबा के मुताबिक इस गाड़ी को बनाने में 2.5 लाख रुपए की लागत आई और अब वो इस गाड़ी से अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपने कुछ नहीं बनवाया, राम जी ने ही भेजा है अपने भक्तों के लिए। उन्होंने ये गाड़ी चलाकर भी दिखाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी इस गाड़ी को हैरानी से देखते रहे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर इमरान खान को जो चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाब में इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और नेशनल डे पर भेजी गई चिट्ठी के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही इमरान खान ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया कि पाकिस्तान भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इसके अलावा इमरान खान ने चिट्ठी में कश्मीर मसले का जिक्र भी किया और उस मसले पर सही माहौल में बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। बंगाल में प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती डांस करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान मिथुन अपनी ही एक फिल्म के गाने पर डांस भी करते दिखाई दिए। गुजरात में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान तेज कर दिया गया, जिसके तहत अब कुछ इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां के लोग कोरोना वैक्सीन के लिए बने केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। लोग दूर दूर तक गांव में फैले हुए रहते हैं और ऐसे अमुक जगह है जहां पे गाड़ी वाहन जाने का तकलीफ होता है। बताया गया कि इस तरह के इलाकों में 50% से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी पर इंडिया इन माय वेन्स नाम की एक फिल्म बन रही है। लखनऊ में पूजा के साथ इस फिल्म की शुरुआत हो गई। इस दौरान यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और अभिनेता रजा मुराद समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में घायल बीजेपी पार्षद शमसुद्दीन पीर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक दिन पहले आतंकियों ने निगम दफ्तर में चल रही बैठक के दौरान यह हमला कर दिया था। इसमें बीजेपी पार्षद रियाज अहमद पीर और एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि शमसुद्दीन घायल हो गए थे। मनसुख हिरेन मौत मामले में एनआईए ने उस कार को अपने कब्जे में ले लिया जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से सीज किया था। कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस को एनआईए के हवाले कर दिया था। नेपाल के काठमांडू में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से शुक्रवार तक स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा लोगों से बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक पुरानी परंपरा को मानते हुए धधकते अंगारों पर दौड़ लगाई। बताया गया कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। इस परंपरा को निभाने के लिए वहां लंबी कतार लगी थी, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और जैसे ही आग पर चलने का सिलसिला शुरू हुआ, वो भी इस आग के ऊपर दौड़ लगाते नजर आए। लोगों का हौसला बना रहे, इसके लिए वहां मौजूद भीड़ ने जयकारे भी लगाए। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ एक लंबी पट्टी पर अंगारे सुलगाए गए और फिर चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर दी गई। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के हजारों लोग मंदिर पहुंचे थे। उनमें कई लोग तो इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कई समर्थक आमने सामने आ गए। नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों ने वहां पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए जब टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए। जिस रास्ते से मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो गुजर रहा था, वहां सामने की ओर से टीएमसी के समर्थकों की भीड़ भी पहुंच गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने पहुंचते ही उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। उन्हें देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी दुगने जोश के साथ नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों गुट आपस में भिड़ पड़ेंगे। तभी पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और दोनों पार्टियों के समर्थकों को वहां से दूर कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil. 20 तो ये गिना चुके हैं। Tell me one thing. What is your IQ? 180. Tell me, I'm given to understand that you've actually written a book.
Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं। 2020 में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई है उसमें मैं ट्रिपल टाइटल जीता है और विमेंस सेक्शन में मैं सेकंड आई थी। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasdo, Ib, Man, Shionath, Om, Jom, Tel, Brahmani, Vaitarini, Rushikulya, Nagavali, Vansadhara.